गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग पाठवाचन जारी रखेंगे। आज नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध का मतलब होता है अनेक प्रकार से साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। ये किसका कथन है? मैक्स मुलर जी का। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है। हमारे यहाँ का मतलब क्या हुआ? यूरोप में। किंतु वहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी हैं जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। ठीक है, कि आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है। उदाहरण के लिए तुम लोगों ने सुना है एक कथा, शेर की खाल में गड्ढा। याद है ना? वो धोबी का गड्ढा। जब उस धोबी को शेर का एक खाल मिलता है तो वह गड्ढे पर डाल देता है और प्रतिदिन वह गड्ढे को क्या करता है? रात में खेत में फसलों को चरने के लिए छोड़ देता है। प्रतिदिन वो दुबला पतला गड्ढा घास चरते चरते वो क्या हो गया था? हृष्ट पुष्ट हो गया, क्योंकि कोई भी किसान देखता कि अरे ये तो भागे, भागो भागो भागो, भाग जाता। लेकिन सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। एक दिन उजागर हुआ। गड्ढे की आदत तो हट नहीं सकती, जो स्वाभाविकता है वो मिट नहीं सकता। गड्ढा क्या किया? आवाज करने लगा, बोलने लगा। उसके बोली से ही एक किसान समझ गया कि अरे ये तो गड्ढे की बोली है। वो पूरा मोटा लठ निकालता है और फिर क्या था? पीटना शुरू कर देता है। जैसे ही एक आध लठ देता है उसका खाल क्या हो जाता है? शेर का खाल नीचे गिर जाता है। और वहीं दो चार और किसान मिल करके उसे क्या करते हैं? फिर सोच सकते हो तो फिर धोबी को कितना नुकसान हुआ होगा। शेर की खाल में गड्ढा की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध और एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के कटलेस में मिलती है। तो क्या यह कहावत पुरुष उधार में लगी थी? कि इसी प्रकार हम न्योले या चूहे से संबंध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे फ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा से सर्वांश में मिलती जुलती एक कहानी है। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक ने यह माना है कि बहुत सारी दंत कथाएं भारत से प्रारंभ हुई हैं और यहीं से फिर पश्चिम की तरफ अर्थात यूरोप की तरफ गई हुई है। किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहां ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही स्ट्रैटिस की कहानियों में स्थान कैसे पा गई? इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा, तभी तो पता चलेगा कि आखिर ये कहानियां कहां से आई और उनके पास तक कैसे पहुंची। हमें इससे भी और अधिक प्रत्न युग में प्रवेश करना होगा। प्रत्न युग का मतलब होता है जानने की का युग। वहां भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेंगी। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर गई या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर गई, तथापि यह असंदिग्ध रूप में प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, अर्थात लेखक हाथी दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि जिन वस्तुओं को की ओफी से निर्वात की बात बाइबल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं ले जा सकती। बाइबिल है। और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत तथा फारस की खाड़ी, फारस किसको कहा जाता है? ईरान को, और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा के रचनाकाल, शाहनामा के लेखक कौन है पता करो, 10वीं 11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध
बंद नहीं हुए थे। आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहां केवल शब्दों की ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबद्ध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके? वहां आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसे अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं की ही नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, फूची, होन, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। इस तरीके से लेखक ने बहुत सारी जानकारियां दी है। ठीक है, आज का हम लोग का क्लास यहीं समाप्त होगा। हम यहाँ चिन्हित कर दे रहे हैं ताकि यहाँ से आगे हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ओके, थैंक्स।